दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान में चल रहे क्राइसिस के बारे में, और उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया जिसके अंदर यहां पर क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी की बात हो रही है। हेल्प इंडिया, यहां आप देख सकते हैं इमरान खान को रेड लाइन मिला हुआ है। रेड लाइन का मतलब होता है एक तरीके से खतरे का सिंबल है, और काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो सबसे पहले इस एडिटोरियल को समझने से पहले कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। एक बार बेसिक कंपोनेंट समझेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक आपको इजीली कंफर्टेबली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस हैं, बैक टू बैक, एक के बाद एक क्राइसिस चलते जा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये क्राइसिस समझ में नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आगे का एडिटोरियल समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आर्मी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि किंग मेकर आर्मी है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आर्मी चाहती है कि भाई ये अच्छे पपेट बन सकते हैं, हमारा कहना मानेंगे, अच्छे प्रधानमंत्री इन्हीं से बनेंगे क्योंकि ये चुपचाप जो हम चाहेंगे उनको फॉलो करते जाएंगे, तो वहीं पर आर्मी उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को पीएम बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है और वो इलेक्शन जीत जाता है। पर इतिहास गवाह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर कोई भी पीएम 5 साल पूरे कर ही नहीं पाया। उससे पहले या तो उसे मार दिया गया, भगा दिया गया, या फिर इमरान खान वाली हालत हो गई कि जैसे एक पागल कुत्ते को घसीट के ले जाते हैं रोड पर से, हाई वोल्टेज ड्रामा वो करके दिखा दिया। क्योंकि इमरान खान ने यहां पर आर्मी को एक तरीके से अलग करने का प्रयास किया पॉलिटिक्स से, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। दूसरा प्रॉब्लम यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है तोश खाने का। इमरान खान पर करप्शन का आरोप है। करप्शन केवल पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं, आर्मी भी करप्ट है। कहा जाता है पूरे विश्व के अंदर सबसे रिच आर्मी जो है वो पाकिस्तान की। अब आप कहेंगे रिच आर्मी का मतलब क्या है? रिच आर्मी का मतलब होता है दोस्तों कि एक देश में जब आर्मी अपने स्कूल्स चला रही है, अपनी कंपनीज चला रही है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस चला रही है, उस परिस्थिति के अंदर आर्मी के ऊपर फंडिंग्स जो आ रही है वो सारी की सारी आर्मी अपने पर्सनल यूज में ले रही है। कोई भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी हिस्से में देखेंगे तो पाकिस्तान के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं सबके बच्चे वेल लाइफ जी रहे हैं, वेल सेटल्ड है, विदेशों के अंदर अरबोपति बने पड़े हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के क्या हालात है क्या नहीं है। करप्शन की बात करें तो इमरान खान को भी काफी सारे गिफ्ट्स मिले थे अलग अलग देशों से, अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से या गवर्नमेंट से, जिन्हें तोश खाने में जमा कराना होता है। जो गिफ्ट मिलते हैं वो सरकारी खजाने में जमा कराने होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान ने उन सभी गिफ्ट्स को सेल आउट कर दिया। सेल आउट करके जो पैसा आया उसे हजम कर गए, यानी कि उससे भी अपना अलग तरीके से यूटिलाइज कर दिया। यह है दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर कंटिन्यूस इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है भारी मात्रा में इकोनॉमी जो है अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्यों? क्योंकि भाई कोई भी देश किसी देश से अलग होता है। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो ये माना जा रहा था कि दोनों देश वेलबींग की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान को मिला अमेरिका जैसे देशों का सपोर्ट, जिसमें भर भर कर हथियार मिले, भर भर कर पैसा मिला डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसे आर्मी को स्ट्रांग किया, आतंकवाद को फैलाने में कोशिश करी और भारत को दबाने की कोशिश करी। ऑपोजिट में भारत ने खुद को उठाने का प्रयास किया। अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर आप नोटिस करेंगे कि कुछ भी नहीं है। कोई बेसिकली कंपनीज नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। केवल कृषि प्रधानता है, और कृषि प्रधानता के नाम पर भी इतना ज्यादा कृषि का हिस्सा बचा नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ ने बाहर से मंगवाना है। अब सब कुछ जब बाहर से मंगवाना है तो चीजें महंगी पड़ेंगी, महंगी पड़ेंगी तो आम जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और जनता में अनरेस्ट होगा। अब जनता के अनरेस्ट की यदि बात करते हैं तो दोस्तों जनता का जो अनरेस्ट है वो कई एंगल से बढ़ता जा रहा है। पहला पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तीसरा आर्मी के इन्फ्लुएंस के बाद आर्मी की जबरदस्ती के लिए जो पॉलिटिकल इनके चहीते लीडर्स को ले जा रही हैं, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं, आए दिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सबसे बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर एक क्राइसिस ये भी है कि इनको जो क्रेडिट की लाइन है, यानी कि जो कर्ज है, यानी कि जो लोन का हिस्सा है, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक कर्जा लेके किसी का वापस ही नहीं करते।
जिस सरकार ने, जिस देश ने इनको कर्जा दिया कि भाई वापस करना है, कभी नहीं किया। चाइना भी एक तरीके से पीछे हट गया, हालात बुरे हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर, इतने सारे क्राइसिस के बीच में, अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शंस जो होते हैं वो समय से पहले हो जाए, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी में प्रूव करके ये दिखा सके कि ही इज द बेस्ट पीएम फॉर पाकिस्तान। यहां पर इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन समय से पहले हो जाएं, ताकि वो अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट दिखा सके। जाहिर सी बात है, जनता के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फूक रखा है आर्मी के लिए, और आर्मी के लिए जब गुस्सा फूक रखा है तो जाहिर सी बात है कि इस समय अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान के जीतने के आसार कम होंगे। ऑपोजिशन में सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जो इस समय रूलिंग पार्टी है, उनके पीएम ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन को पोस्टपोन कराने की दरखास्त दी गई, और दरखास्त के अंदर ये कोशिश की जा रही कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, ताकि इस माहौल के अंदर जहां पहले भुखमरी है, गरीबी है, उस परिस्थिति में अगर गवर्नमेंट फिर से अनस्टेबल हो जाएगी तो देश में कोई भी देश पाकिस्तान को एक तरीके से हरा करके उस पर कब्जा कर सकता है। जैसे एक तरफ से अफगानिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर पर इंडिया ने भी अपनी आर्मी को स्ट्रांग कर दिया कि भाई इधर से एक तरीके से लोग पलायन करके भारत में ना आए। तो इतनी सारी परिस्थितियों के बीच में क्रेडिबिलिटी की बात करें या प्रॉब्लम्स की बात करें जो पाकिस्तानी आर्मी फेस कर रही है, और भारत से सहायता की उम्मीद चाहते हैं। भारत से सहायता की उम्मीद, ये वो कंट्री है जिसने भारत को हर समय हर तरीके से परेशान किया, हर एक इंटरनेशनल पटल पर, प्लेटफॉर्म पर जा जाकर इंडिया की इंसल्ट करने की कोशिश करी। अब इनका मानना यह है कि अगर यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या चाहिए, इंडिया की सपोर्ट चाहिए, इंडिया की आर्मी की सपोर्ट चाहिए। जबकि इसके अंदर नॉर्मली नोटिस ये किया जाता है कि भारत के अंदर भी, अभी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, अपनी इंसल्ट करवा के गए, फॉरेन मिनिस्टर आए अपने इंसल्ट करा के गए, और इंसल्ट के बाद क्या हुआ जी, वहां जाकर फिर ये बेइज्जती करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए। तो ऐसे में एक अजीब सा माहौल बन गया है, अजीब सा माहौल बन गया। अब ये क्राइसिस धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर थोड़ा टाइम यही प्रॉब्लम्स बढ़ती रही तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि आम जनता जो है हथियार, क्योंकि जो बहुत कॉमनली वहां पे आतंकवादी हैं आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, हथियार उठा करके क्या करेगी, इंडिया की अगेंस्ट तो खड़े होने की अब इनकी हिम्मत नहीं है, तो क्या होगा, वहां की आम जनता सिविल वॉर में कन्वर्ट कर देगी, पाकिस्तान के अंदर गोलीबारी करनी शुरू कर देगी, आर्मी के खिलाफ लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए जानकर मदद का ड्रामा मांगा जा रहा है कि भाई सपोर्ट चाहिए, इमरान खान को बचाना है और बाकी गवर्नमेंट स्टेबल करनी है। तो उस पर ये एक आर्टिकल आया, हालांकि ये आर्टिकल एक बार नहीं कई बार इस तरीके के आर्टिकल आते जा रहे हैं। जब तक किसी भी देश में, अब आप नॉर्मली नोटिस करना, आप अच्छा घर ढूंढ सकते हैं, अच्छे पड़ोसी नहीं ढूंढ सकते। पड़ोसी जो होंगे उनको आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो। अब पाकिस्तान के अंदर अगर अनस्टेबिलिटी रहेगी तो ये भी पक्की बात है कि आने वाले समय के अंदर ये भारत के लिए एक सरदर्द बन जाएगा, आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमेशा इंडिया को टेररिज्म का एक खतरा बना रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ पे इनकी डिमांड्स क्या है, अब यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, इसमें हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीजें जानने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी जो कि पाकिस्तान से हर बार मिलती जा रही हैं। वैसे आगे ध्यान देते हैं कि इस समय आपको एक बात और भी पता होगा कि काफी देशों को यह भी डर है कि कहीं सिविल वॉर ना छिड़ जाए और आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कहीं किसी तरीके से आतंकवादी या जनता के हाथ में ना पड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी लगभग पूरे संसार के लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहां पे क्या हो रहा है, There is a slight possibility, बहुत कम आसार है, संभावना है, possibility of that happening, जो भी कुछ हो रहा है। If it does, अगर कुछ ऐसा है तो it can have a positive impact, हो सकता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े किस पर, ऑन इंडो पाकिस्तान टाई डाउन द रोड। अब इससे क्या होगा, कहते हैं कि अगर कुछ इस प्रकार की बात होती है जिसमें आप नोटिस कीजिए कि दोनों देश आपस में एक दूसरे से अच्छे संबंध बना ले, तो रिलेशंस अगर बना ले तो इनका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये उस परिस्थिति पर ये न्यूज जनरेट की जा रही है जिस परिस्थिति में पाकिस्तान में पूरा अनरेस्ट है, वो मदद मांग रहे हैं और यहां पर ये उम्मीद कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान कैन बी अ गुड बेसिकली क्या
नेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। खैर, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आपको बढ़ने में क्या मिलेगा, लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट यस्टरडे। लाहौर की जो कोर्ट है जिसमें एंटी टेररिज्म के लिए केस चलाया जा रहा था, किस पर, इमरान खान पर, इनको ग्रांट कर दी गई। क्या ग्रांट की गई, जाहिर सी बात है बेल दी गई इमरान खान को प्री अरेस्ट, यानी उसके अरेस्ट होने से पहले ही उसको बेल दे दी गई और उसको जून 2 तारीख तक का समय दे दिया गया। उस पर 3 टेररिज्म के केसेस हैं जो फाइल किए गए हैं फॉर्मर पाकिस्तान पीएम पर, ठीक है, इन वेक ऑफ, किस लिए कि भाई ये वायलेंस को भड़का रहे हैं, जो भी राज्य में देश में वायलेंस चल रहा है इसके अंदर ये आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट ले रहे हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इसी बीच में ये जो केसेस थे ये कब बढ़े थे, ये तब बढ़े थे जब पीएम की अरेस्ट हुई थी 9 मई को। इमरान खान को जब 9 मई को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट होते के साथ ही पूरे के पूरे देश में ड्रामेटिक तरीके से इसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद एक एक जो इन्फ्लुएंसर है उसको प्रेशराइज किया गया और जनता को शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, काफी ज्यादा गतिविधि बढ़ गई। आपको यह भी पता होगा कि आर्मी के सेना चीफ के घर में लोग घुस गए, लोग घुसने के बाद सारे सामान को उठा ले गए, खाना पीना मोर सब कुछ उठा ले गए। तो ऐसी चीजें जब हुई तो इस पर एंटी टेररिज्म के केसेस पड़ गए। दिस कम्स, अब ये सामने कब आया, आफ्टर द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हैड टर्म्ड Khan's arrest from the premises of Islamabad High Court as illegal। अब ये इसलिए यहां पर केस हुआ, इसलिए इनको यहां पर एक तरीके से क्या दी, अरेस्ट से इन्हें ग्रांट दी, बेल दी गई, क्योंकि जब यहां पर प्रधानमंत्री को, इमरान खान को अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर से, हाई कोर्ट के अंदर से, वो एक इलीगल था। इस तरीके की अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट वैलिड नहीं मानता, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को उठा रहे जो आतंकवादी नहीं है, वो एक रेप्यूटेड पीएम रह चुके हैं आपके अपने देश के। अगर आप उनको इस तरीके से घसीटते हैं जैसे किसी चोर उचक्के को उठाया जाता है तो वो एक तरीके से इलीगल टर्म है। बट लेकिन एक चीज और बताई गई, गिवन दैट द पाकिस्तान आर्मी हैज टेकन अ स्टर्न व्यू ऑफ द प्रोटेस्ट बाय खान्स पीटीआई सपोर्टर्स, द टू सीम टू बी अ कॉलिजन कोर्स। अब यहां पर एक चीज समझ में आ रही है, इस परिस्थिति को देखते हुए पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, एकदम से टर्न ले लिया, एकदम से अपनी बातों को प्रेजेंट किया और खान के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी नोटिस किया, क्योंकि खान के सपोर्टर्स एकदम से रोड पर आ गए और आपस में दोनों ग्रुप्स की भिड़ंत हो गई। एक तरफ आर्मी है और एक इमरान खान के फॉलोवर्स है जो एक दूसरे से भिड़ने की तैयारी में है। अब चलो जी, ये तो एक पुरानी न्यूज है जो आपको पता चल गई। अब यहां पे अगला पॉइंट है, खान वॉन्ट्स, खान साहब चाहते हैं अर्ली इलेक्शन। कहां पर हो, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में हो, ताकि वो पीएम पद के लिए खुद को क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके। विच हैज पार्टी इज प्रेडिक्टेड, जिसमें इनकी पार्टी पहले ही प्रेडिक्ट कर चुकी है कि पूरी तरीके से 100% या एक बहुत बड़ा वोट शेयर लेकर के इलेक्शन में जीतेंगे और जीतने के बाद क्या करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अपनी सरकार बनेगी तो इमरान खान के सामने एक सबसे बड़ा गुड पॉइंट क्या आ जाएगा, पुराने केसेस सारे दब जाएंगे, चाहे वो करप्शन के हो चाहे कोई भी हो। दूसरी चीज, नई सरकार के द्वारा जो टेररिज्म के एक्ट्स हैं वो भी हट जाएंगे। आर्मी का जो रोल है वो एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो पीएम बन गया गलती से तो ये इलेक्शन जीतकर पूर्ण बहुमत में आएगा, वो भी तब जबकि उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी सरकार का या सेना का कोई सपोर्ट नहीं होगा। तो ऐसे में जब आर्मी का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा तो इमरान खान और स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर आ जाएगा। हालांकि आर्मी ऐसा होने देगी ऐसा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, बहुत सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, एक चीज बताइएगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जब आर्मी ने इतने लंबे समय तक पूरे देश पर रूल किया तो आपको लगता है कि इतने आसानी से आर्मी अपनी पूरी की पूरी पावर को रिलीज कर देगी, छोड़ देगी और इमरान खान के हाथ में सारी ताकत दे देंगी, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बट यानी लेकिन, द करंट पीडीएम यानी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वांट द इलेक्शन पोस्टपोन्ड,
यानी कि जो करंट रूलिंग पार्टी है, यानी इस समय जो सरकार प्रशासन में है, यानी शासन चला रही है, देश के हिस्से को देख रही है, तो वो क्या चाहती है, उनकी एक डिमांड है कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए। पोस्टपोन करने के लिए वो क्या बताना चाहते हैं, द टर्मोइल इन पाकिस्तान कोइंसिडेंस या कोइंसिडेंस विद द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस that the country is facing since its independence। कहता है कि इस समय इलेक्शन को पोस्टपोन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो पाकिस्तान है आजादी के बाद से अब तक का सबसे बुरा क्या झेल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी आर्थिक प्रॉब्लम्स झेल रहा है, पैसे की कमी बहुत ज्यादा है। इसके लिए एक और पॉइंट उन्होंने यहां पर यह भी बताया कि अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान जाहिर सी बात है जगह जगह कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, कैंपेनिंग के दौरान प्रचार करना पड़ेगा, पैसों की पहले ही किल्लत है, जब सब कुछ रुका हुआ है तो ऐसे में इलेक्शन अगर होते हैं तो एक बड़ा मैसिव खर्चा गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा और इससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सटर्नल डेप्थ है, कर्ज बहुत ज्यादा है, जिसका अगर हम अंदाजा लगाएं तो पाकिस्तान पर इस समय कर्ज जो है 126 बिलियन डॉलर्स का है, जबकि इनके पास जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज की बात करें या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो इसका मतलब होता है कि अपनी जरूरत का सामान विदेशों की करेंसी से करने के लिए जो इनके पास जुड़ा हुआ पैसा है, उसे अगर हम बात करें तो वो केवल क्या है, वो केवल 4 बिलियन डॉलर है। अब नोटिस कीजिए ज्यादातर परचेजिंग जो होती है, हर एक देश दूसरे देश से जो परचेजिंग करता है उसका मोड होता है डॉलर, डॉलर से परचेजिंग करता है। अब वो डॉलर इन्हें सिक्योर करके रखना पड़ता है अपने ही देश के अंदर, इसलिए सिक्योर करके रखना पड़ता है ताकि 1% जब मार्केट के अंदर इन्हें कोई चीज खरीदारी करनी होगी तो उस डॉलर से ये उस परचेजिंग को कर सकते हैं, यानी कि मोड ऑफ जो परचेजिंग है वो डॉलर है और वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और वो आ चुका है 4 बिलियन डॉलर पर। अब इस 4 बिलियन डॉलर के अंदर इन्हें कर्ज को भी देखना है, 126.3 बिलियन का डॉलर का लोन है पाकिस्तान के ऊपर। लोन तो चलो खत्म हो गया, ईएमआई यानी इंटरेस्ट जो पे करना है वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हर साल चाइना को लगभग इन्हें 100 करोड़ रुपए या 100 बिलियन डॉलर कुछ ऐसे ही देना होता है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इनसफिशिएंट टू फाइनेंस इवन अ मंथली इंपोर्ट बिल, कहते हैं कि इतना कम या इतने बुरे हालात हैं कि मंथली इंपोर्ट बिल जो होता है, यानी हर मंथ में जो ये इंपोर्ट करते हैं, जो चीजों को बाहर से मंगाते हैं, उसके बिल पे करने के लिए भी सरकार के पास इस समय पैसा नहीं है। अब अगला वर्ड है ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग होता है धीरे 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 कम हो जाना, घटना। ड्विंडल होता है रिडक्शन, धीरे धीरे कम हो जाना। ड्विंडलिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन में विदेशों में जो पैसा लगा हुआ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इनके देश में जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, पीछे हटती जा रही हैं। जैसे टाटा कंपनी की बात करें तो वो भी अब क्या हो रही है, अपने आप को विप आउट कर रही है। बड़ी बड़ी कार कंपनीज अपना पीछे जा चुकी हैं, बाइक कंपनीज ने वहां से अपना नाम हटा लिया कि अब हम यहां नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक्सपेंसेस मीट आउट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब नोटिस क्या हो रहा है कि यहां पे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी के रास्ते अच्छे नहीं है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वापस जा रही है, सोर्सेज जो हैं कम होते जा रहे हैं। पेंट अ प्रिटी ब्लीक पिक्चर, इससे क्या हो रहा है, देश की जो पिक्चर है आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत कमजोर होती जा रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की इकोनॉमी आगे कैसी होगी। अब आप नॉर्मली नोटिस कीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लगभग बहुत बड़ी 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट या कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट दिखी है यूपी के लिए। तो जब यूपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी तो हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि जब यूपी में इन्वेस्टमेंट होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आकर के पैसा लगाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो जाहिर सी बात है इस समय इन्वेस्टमेंट के नाम पर पूरे इंडिया में यूपी दूसरे नंबर पर आ चुका है। दूसरे नंबर पर यूपी आ चुका है, पहला गुजरात हो गया, दूसरा यूपी हो गया। यूपी ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोग्रेस करेगा, तो इसका फ्यूचर हमें जो होगा वो क्लियर नजर आएगा कि हाँ भी आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो जाएगा, कंपनीज बड़ी बड़ी हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये होती है क्लियर पिक्चर कि पैसा आना शुरू होगा
तो जाहिर सी बात है लोगों का स्टैंडर्ड उठेगा। ये क्लियर पिक्चर होती है। लेकिन जब आप यहां पर देखते हैं कि बहुत सारे क्राइसिस हैं, इकोनॉमी डूबने लग रही है, हालात खराब है, बड़े बड़े बैंक्स या कंपनीज ने या एक तरीके से IMF ने लोन देने से मना कर दिया कि अब हम लोन नहीं देंगे क्योंकि तुम वापस नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान की जो परिस्थिति है वो पिक्चर जो है क्लियर नहीं है कि आगे इसके क्या हालात होने हैं, नहीं समझ में आ रहा है। अब अगला पॉइंट होता है डीरेलमेंट। डीरेलमेंट होता है जैसे पटरी से उतरी हुई गाड़ी, यानी जो पूरे इकोनॉमी है वो नॉर्मल फ्लो से उतर चुकी है। ऑफ 6.5 बिलियन IMF प्रोग्राम, यानी कि 6.5 बिलियन का जो IMF का प्रोग्राम था वो भी खत्म हो गया। विद अ डिले इन रिलीज, अब इन्होंने क्या किया, बहुत लंबे समय बाद रिलीज किया, कितना, केवल 1.1 बिलियन ट्रेंच सिंस नवंबर 2022, यानी सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर रिलीज किए गए। ही एग्जैकर्बेटेड द इशू लीडिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉवरिजन डिफॉल्ट। जाहिर सी बात है उन्हें यहां पर सरकार जो है डिफॉल्ट में नजर आ रही है। यहां पे इन्हें लग ही नहीं रहा कि सॉवरिज, यहां पे संप्रभुता है, ये देश अपनी बाउंड्री को सिक्योर कर सकता है, देश में सारे रिलीजन ठीक हो जाएंगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, देश इकोनॉमी इस ऑर्डर से ऑर्डर में आने की उम्मीद है। तो ऐसे में यहां पे ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए पीछे से भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। आप खुद भी जानते हैं कि आप ऐसे क्षेत्र में, सपोज कीजिए आपको एक बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है, एक छोटा सा एग्जांपल है, या आपको बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है, उस बड़ी कंपनी के अंदर आप क्या चाहते हैं, कंपनी स्टार्ट करेंगे, काफी सोच समझ के चलेंगे, लेकिन सपोज कीजिए उस क्षेत्र में दंगे खत्म ना हो, प्रॉब्लम्स खत्म ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, रोज आए दिन दिक्कतें हो, कभी भूसंकलन हो जाए, तो ऐसे में आप क्या उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है नहीं चाहेंगे। तो यहां पर यही चीज हो रही है। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, अब यहां पे इस प्रॉब्लम्स की वजह से फॉरेन करेंसी जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई है, वो आनी बंद हो गई है। जब बाहर से फॉरेन करेंसी बंद हो गई तो जाहिर सी बात है जो रॉ मटेरियल इन्हें, यानी कि कच्चा माल इन्हें खरीदना होता है बाहर से, वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। पैसा वही काम आएगा जो विदेशी फॉरेन एक्सचेंज से खरीदने के लिए होगा, वो है नहीं। अपने देश का रुपया जो है उसकी वैल्यू घटती जा रही है। ऐसे में अब दो ही तरीके हैं, या तो ये सरेंडर कर दें या फिर अपने आप को उठाने के प्रयास में किसी बड़े देश से, दूसरे देश से सहायता, आर्थिक मदद प्राप्त करें। लेकिन पाकिस्तान के हालात देखकर इस समय कोई भी देश इनको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के मूड में नहीं है, चाइना को छोड़ के। लेकिन चाइना भी सीपैक की पॉलिसीज को जब आप देखते हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखते हुए नोटिस करेंगे तो क्या देखते हैं कि उसके भी हालात जो हैं, वो $100 की अगर मदद देना चाहता है तो वो केवल 10 ही पास कर रहा है, $90 नहीं दे रहा, क्योंकि उसने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि वहां पे चाइना के जो लोग हैं आकर काम तो कर रहे हैं लेकिन उस फ्लो में काम हो ही नहीं पा रहा जो उसे पहले चाहिए था। और ग्वादर पोर्ट तक का रास्ता बनने में लगभग सपने हो गए हैं। सपना इन द सेंस वो पूरा होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता, इवन पाकिस्तान भी नहीं जानता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, हैव प्रेडिक्टेड, अब क्या प्रेडिक्ट कर रखे हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ मैसिव जॉब लॉस एंड फैक्ट्रीज माइट शट डाउन टू कर्टेल प्रोडक्शन कॉस्ट। इन बड़े बैंक्स ने एक बात कह दी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, उम्मीद की जा रही है कि ये बंद हो जाएंगी। अब ये उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि यहां पर हालात खराब है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, कंपनी के अंदर जो सामान है वो बिक नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होगा, ये अब धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे। अब ये कंपनीज बंद होंगी, फैक्ट्रीज बंद होंगी तो क्या होगा, जॉब लॉस होगा। जॉब लॉस होगा यानी कि नौकरियां जाएंगी तो जनता में फिर से और ज्यादा गुस्सा फूटना शुरू हो जाएगा। करेंसी डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन होता है मूल्यह्रास, यानी कि पैसे की, इनके रुपए की कीमत और ज्यादा घट जाएगी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड डायर कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान शो दैट, और इस समय मौजूदा हालात जो दर्शा रहे हैं कि कंट्री इज ऑन द ब्रिंक, ब्रिंक यानी कि एक तरीके से कहते हैं एज, किनारे पर, इस समय किनारे पर है, किस चीज के लिए, कंप्लीट इकोनॉमिक कैओस, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से आर्थिक संकट की परिस्थिति में है। अब कई देश तो हैं
पाकिस्तान को सीरिया से रिलेट कर रहे हैं। बहुत सारे देश जो है पाकिस्तान को सीरिया से रिलेट कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से सीरिया में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा था, वैसे ही पाकिस्तान में कुछ ऐसे आसार देखने को मिल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा न्यूज कह रही है। काफी सारे जो न्यूज चैनल्स हैं या जो न्यूज रिपोर्ट्स इंक्लूड पाकिस्तान का खुद के जो न्यूज चैनल है वो ये पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बात। What is the main takeaway for us in India? अब इस समय इस परिस्थिति में भारत को क्या देखना है, क्या समझना है, इस मुद्दे से क्या उठाना है। अब ये एक सवाल है। सबसे पहली बात तो याद रखना, अगर भारत का पड़ोस ज्यादा परेशान होगा तो मजबूरी के अंदर इंडिया को भी अपने पड़ोसियों से इनसिक्योरिटी रहेगी और इंडिया को हर एंगल पर और ज्यादा आर्मी डिप्लॉय करके अपने एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि इधर से आने वाली आफतों को रोका जा सके। क्यों? क्योंकि वही वाली चीज है कि जितने बुरे हालात होंगे उतने ही ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, उतना ही आतंकवाद करेंगे और भारत की सेना को उतना ही वहां पे अटल होना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स, डिकेड कहते हैं दशक को, काफी दशकों से इंडिया हैज बीन अटेम्प्टिंग टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विद पाकिस्तान। अब कायदे से तो ये देखा जा रहा है कि भारत बहुत लंबे अरसे से इन सभी सेक्शंस के साथ, स्पेशली पाकिस्तान के साथ शांति से रहना चाहता है, हार्मनी से रह रहा है। आप नोटिस कीजिए जितनी भी समिट हो रहे हैं, G7 का समिट हो रहा है, G20 का भी होगा आगे, और जितने भी अभी ग्रुप्स में इंडिया मिल रहा है पाकिस्तान से, इंडिया कभी भी यहां पर स्टार्टिंग नहीं करता झगड़े की, ना ही पॉइंट आउट की। अनलेस ये कश्मीर का मुद्दा ना उठाए तो इंडिया किसी भी तरीके से शांति चाहता है, इनसे झगड़ा उलझना ही नहीं चाहता कि इससे उलझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वो कहते हैं ना, नंगे से उलझ के तो अपनी भी इज्जत खराब करानी है, वो वाली बात हो जाएगी। तो एफर्ट्स यहां पर क्या है? एफर्ट्स बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेंजिंग फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी टू मनमोहन सिंह टू नरेंद्र मोदी स्प्रिंग टू माइंड। अब अगर हम बात करें तो क्या ये केवल आज ही हुआ है? नहीं। आपको याद होगा महात्मा गांधी अंत तक ये कहते कहते चले गए कि हमें अपने पड़ोसी यानी पाकिस्तान से नहीं बिगाड़नी है, यानी वो बिगाड़ने के मूड में नहीं थे। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू साहब आए, इंदिरा गांधी ने यहां तक की जब बांग्लादेश को हराया तो इनके सैनिकों को वापस कर दिया। वो चाहते थे शांति बनी रहे और कोई झगड़ा ना हो। उसके बाद में जितने भी राष्ट्रपति आए, जितने भी प्रधानमंत्री आए, वो सभी एक चीज चाहते थे कि हमारा पड़ोस शांत रहे, हमें तंग ना करे, बात खत्म हो गई। ऑल दोज एफर्ट्स केम टू नॉट ड्यू टू आवर प्राइमरी रीजन। सिर्फ एक ही चीज थी, वो क्या था? इट वॉज द पाकिस्तानी आर्मी or what is often referred to the Pakistani establishment, which did not want any kind of peace breaking out between the two neighbors. अब हमारा देश क्या चाहता है ये मैटर नहीं करता, आप किसी से लड़ना नहीं चाहते ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है अगर कोई आपसे जबरदस्ती उलझे तो। आज तक के जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई, अभी छोटी सी चीज देखिए, पुलवामा में हमारे कितने लोग अभी शहीद हुए। अननेसेसरी पाकिस्तान ने एक टेरर एक्टिविटी को अंजाम दिया, उसे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। भारत को क्या मिला? इतने लोगों का नुकसान हुआ, हमारे लोग शहादत को गए। अब ऐसे में भारत का गुस्सा जायज है, फिर वो कोई ना कोई स्ट्राइक करेगा और फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। लेकिन आर्मी ने कभी भी इन दोनों देशों के बीच में शांति व्यवस्था नहीं बनने दी। भारत की आर्मी के पास पावर्स नहीं है जब तक आपकी गवर्नमेंट नहीं कहती, और वहां की गवर्नमेंट कहती रहे लेकिन उनकी आर्मी उनकी सुनती नहीं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। द रीजन फॉर दैट वॉज सिंपल, बहुत सिंपल सा रीजन है, उनको आतंकवाद करने के लिए पैसा मिलता था अलग अलग देशों से कि जितना इंडिया को तंग किया जाएगा उतना पैसा मिलेगा। इंडिया ने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया, इतना ऊपर उठा लिया कि उनके लेवल से बाहर निकल गया, औकात से बाहर निकल गया। द प्री एमिनेंस इन्फ्लुएंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, अब जितने भी घरेलू अफेयर्स से इंडिया के यानी कि डोमेस्टिक अफेयर्स से अथॉरिटी थी एंड लिटिमेसी थी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वुड बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इफ देयर वाज पीस। यानी कि अगर पाकिस्तान में किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था होती, उन्होंने भी वो पैसा जो लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम्स में क्रिएट किया वो अपने डेवलपमेंट में लगाते तो आज कुछ और हालात होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के लिए सिर्फ उनकी एक ही चीज थी, परेशान करने की पॉलिसी थी। Therefore, efforts by previous Pakistani prime ministers such as Banerjee Bhutto, Nawaz Sharif and Asif Ali Zardari were always shot down. अब उनके हमेशा से पुराने जो पीएम थे, दो चीज देखिए, हमारे पीएम चाहते हैं शांति बनी रहे, जितने भी पीएम रहे,
चाहे इंदिरा गांधी रही, चाहे शास्त्री जी रहे, कोई भी चाहता नहीं था कि लड़ाई शुरू करे। और आज तक के रिकॉर्ड में आप इतिहास देखिएगा कि किसी भी तरीके से भारत ने कभी शुरुआत नहीं करी। और यहां पे क्या है, इनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी थी, कश्मीर को खींच लो, कश्मीर के बाद दिल्ली में झंडा फहरा दो, इसके बाद यहां तक अपनी सरहद बढ़ा लो। ये एक सिंपल सी पॉलिसी थी। तो ये दोनों अलग मेंटेलिटी के अंदर देश डेवलप नहीं हो सकता, अच्छे रिलेशंस नहीं बन सकते। नाउ वी हैव, लेकिन अब की बात, चलो ये तो पाकिस्तान की बात हो गई पुरानी। नाउ वी हैव अ मेजर पॉलिटिकल लीडर, major political leader of Pakistan squarely blaming that army for ousting him from prime ministership for the attempt of his life, constant interference in domestic affairs, including when to hold a general election। अब यहां पर बात आती है, सारी बात चलो खत्म हो गई। इमरान खान यहां पर एक बहुत सिंपल सा पॉइंट कह रहे हैं कि आर्मी ने उसकी सरकार गिराई है, आर्मी नहीं चाहती कि वो प्रधानमंत्री बने, आर्मी जो है पूरे देश के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रही है, आर्मी किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि जनरल इलेक्शन हो, क्योंकि जनरल इलेक्शन होंगे इमरान खान पीएम बन जाएगा, और इमरान खान के पीएम बनते के साथ ही आर्मी के जो दोबारा जो राइट्स से वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि आर्मी का इंटरफेरेंस और कम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो यहां पर अब ये इमरान खान जो है ये डिमांड कर रहा है, इनडायरेक्टली आर्मी जो है वो इमरान खान को किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि वो पीएम बने। खान हैज नॉट ओनली रन डाउन द फॉर्मर आर्मी चीफ Qamar Bajwa, but is now directly blaming the current military boss General Asim Munir for the present political imbroglio। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल जनरल परवेज बाजवा की बात हो रही है, कमर बाजवा की बात हो रही है, केवल कमर बाजवा अकेले व्यक्ति नहीं है जिनको पीएम ब्लेम कर रहा है, इमरान खान ब्लेम कर रहा है इवन जनरल आसिम मुनीर को कि यहां पर मिलिट्री जो है पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है और सारा सिस्टम जो डिस्टर्ब हो रहा है वो केवल और केवल मिलिट्री का है। अब दोस्तों फेस ऑफ वाली परिस्थिति आ गई, एक तरफ आर्मी है और दूसरी तरफ वहां की एक तरीके से क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन समझ चुकी है कि आर्मी करप्ट है और पीएम जो है वो केवल इमरान खान है जो उनको बचा सकता है इस आर्मी से, और ये आर्मी जो है पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से टेक डाउन करना चाहती है, समाप्त करके शांत करके इन दंगों को अपने आप में और स्ट्रांग होना चाहती है। हिज फॉलोअर्स टू, यानी कि इमरान खान के फॉलोअर्स जो हैं वो भी क्या चाहते हैं, आर कास्टिगेटिंग द आर्मी एंड होल्डिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। आर्मी के खिलाफ खड़े हुए हैं, पूरी ताकत के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश में है कि पूरी तरीके से आर्मी को पीछे हटाया जाए। इस समय ये वाली परिस्थिति हो चुकी है। सोचिए किसी देश की आर्मी और उसी देश की पॉपुलेशन आपस में भिड़ रही है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था तो गई बाद में बेकार में भाड़ में, बाकी चीजें जो हैं और ज्यादा बर्बाद होती जाएंगी। इन अदर वर्ड्स द टेफ्लॉन विच कोटेड द एक्शन ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज नाउ वियरिंग थिन, यानी कि जो यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक तरीके से कोटिंग हो रखी थी, छुपा रखा था, मुखोटा पहन रखा था, वो खत्म होता जा रहा है। इमेज ऑफ द आर्मी स्ट्रेंथ टार्निश्ड इन द आईज ऑफ पाकिस्तानी इलेक्टोरेट, आर्मी की जो इमेज है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में आर्मी का ज्यादा अगर इंटरफेरेंस रहा तो देश और बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर देश का बच्चा बच्चा एक सोच रख के बैठा हुआ है कि भाई आर्मी को किसी भी तरीके से यहां पर इंटरफेरेंस करने से रोकना है। अब आम आदमी कैसे इंटरफेरेंस से रोकेगा, ये एक बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। It is important to understand, बहुत आवश्यक है समझना, that this major trend in Pakistan's domestic affair is relatively new। अब ये समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आर्मी और पॉपुलेशन एक आमने सामने होना, ये बिल्कुल नया ट्रेंड है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी कभी भी जनता को फेस करे। इट इज क्रिटिकल टू एनालिसिस व्हेन सच डेवलपमेंट कुड लीड इंडिया पाकिस्तान टाइज। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बात हो चुकी है कि इंडिया और पाकिस्तान के ऐसे में रिलेशन और अच्छे होने असंभव है। इफ द प्रोटेस्ट वर टू डिक्रीज द आर्मी इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, push the army back to the barrack and afford future Pakistan political leaders the space to decide themselves Pakistan foreign policy,
इंक्लूडिंग इट्स इंडिया पॉलिसी, देन वी एक्चुअली, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, देन वी मे एक्चुअली सी सम रीअप्रोचमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि इंडिया के संबंध पाकिस्तान से केवल कुछ उन सिचुएशन के अंदर अच्छे हो सकते हैं जब आर्मी बिल्कुल अपने बैरक्स में चली जाए। पहला पॉइंट, बैरक्स में मतलब कहने का आर्मी का रूल खत्म हो जाए। दूसरा, इंडिया के जो इश्यूज हैं, जो बॉर्डर पर इन्होंने जबरदस्ती घेराव कर रखा है, उससे पीछे हटें तो इंडिया उनसे दोस्ती की सोच सकता है। फॉरेन पॉलिसीज को अगर सुधारे तो इंडिया उनके लिए कुछ सोच सकता है। यानी आर्मी के साथ देश के नेचर में अगर परिवर्तन आएगा तो ही इंडिया उनसे अच्छे रिलेशंस की बात करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आतंकवाद को खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इस तरीके की मार्केटिंग करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम कह सकते हैं कि भारत उनसे कुछ संबंध बनाएगा, अन्यथा इंडिया बिल्कुल पीछे है। Perhaps then the political leadership of Pakistan would see that it is in the mutual interest of two countries to learn to live at peace with each other। यानी कि ये केवल एक देश चाहकर कभी भी पीस मेंटेन नहीं कर सकता, दोनों देशों को यहाँ पे इक्वली सोचना पड़ेगा। इंडिया अपने स्टैंड पर स्ट्रांग है, इसीलिए इंडिया काफी ज्यादा कंडीशन रख सकता है और पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा अगर अपने देश के अंदर सुधार चाहते हैं तो। सच अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुड ऑल्सो लीड टू द अडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज which would be more self-sustaining and viable for पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक स्टैंड्स को सुधारना पड़ेगा। आंख बंद करके आतंकवाद, हथियार बनाना, बम बनाना, इन सब चीजों को छोड़कर सुधार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ चला जाए, कैसे अपनी इकोनॉमी को सुधारा जाए, किस तरीके से प्रोडक्शन सुधारा जाए, उसकी बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 1947 में सब जानते हैं कि भारत को आजादी मिली और पाकिस्तान को भी एक दिन पहले, जाहिर सी बात है, आजादी मिली। भारत ने डेवलपमेंट के नाम पर सैकड़ों आप डेवलपमेंट देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने डेवलप किया। पाकिस्तान ने आज तक के रिकॉर्ड में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया जिसे वो खुद होके गवाह बन के बता सके कि ये काम मैंने किया। एक भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी, एक भी, कुछ भी नया ऐसा काम स्टार्ट नहीं हुआ जो वहां पर नया शुरू हुआ। इंडिया के रुपए की भी वही कीमत थी आजादी के समय जितनी पाकिस्तान के रुपए की थी। धीरे धीरे पाकिस्तान के रुपए की कीमत गिरती चली गई और भारत ने अपनी इंप्रूवमेंट करता गया और सुधार आते गए। ये बात ध्यान दीजिएगा। 10 एक एडवर्ब है बच्चा जो रिजल्ट दिखाती है, फाइनल क्लोज को दिखाती है, कंप्लीशन को दिखाती है। देयर इज स्मॉल प्रोबेबिलिटी, बहुत कम संभावना है कि इस परिस्थिति के अंदर, इस माहौल के अंदर, केओस होता है भगदड़ का माहौल, नाराजगी का माहौल, प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान में लीड टू चेंज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर bereft of the huge influence wielded by the Pakistan Army। यानी कि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार के सुधार की उम्मीद की जा सकती है किसी भी सिचुएशन पर, ये पॉसिबल नहीं है। Such a political power structure within Pakistan could possibly be positive for Pakistan India relationship। ये भी बहुत ही कम संभावना है, रेयर ही सेक्शन हो सकता है कि अगर चलो पाकिस्तान की आर्मी भी पूरा कंट्रोल रहती है तो वो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से इंडिया के साथ मिले या इंडिया से अच्छे मैत्रीपूर्ण इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रेजेंट करे तो जाके भारत उनके साथ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसे चांसेस नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्रीहेंड, समझना पड़ेगा इस पॉसिबिलिटी को ऑफ करंट टर्मोइल विद इन आर वेस्टर्न नेबर, इवन दो देयर इज अ लिटिल इंडिया इटसेल्फ कैन डू टू रीइंफोर्स दिस ट्रेंड। हालांकि यहां पर इंडिया चाहे तो भी, चाहकर भी देश के अंदर एक स्टेबिलिटी बनाने का प्रयास नहीं कर सकता। यही परिस्थिति कुछ समय पहले श्रीलंका के अंदर थी, याद होगा। श्रीलंका के अंदर परिस्थिति थी, भारत ने पुरजोर ताकत लगा करके वहां पर स्टेबिलिटी बनवाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, नई गवर्नमेंट को लाए और काफी ज्यादा मदद करी। श्रीलंका के बाद नेपाल में भी आर्थिक मंदी आई थी तो नेपाल के अंदर भी भारत ने काफी मदद करी। भूटान की बात करें तो भूटान में भी मदद की गई। बांग्लादेश में आए दिन कोई ना कोई समस्या आती है, भारत सपोर्ट करता है, हर पड़ोसी की सपोर्ट करता है, क्योंकि वे आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, वो इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते, वो अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की बात करते हैं। ये बेसिकली अपोजिट चलते हैं। तो ऐसे में इनको संभाल पाना, समझाना एकदम
डिफिकल्ट है। इट हैज टू लेफ्ट एंटायरली टू डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स विद इन पाकिस्तान। अब ये कह सकते हैं कि सारी डेवलपमेंट्स एकदम छूटी हुई हैं। इमरान खान प्रेजेंट एक्शन में एक्चुअली लीड टू बेटर इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप इन द नॉट टू फार अवे फ्यूचर। अब ये तो कह सकते हैं कि अगर अब के इमरान खान आया तो इमरान खान की स्टेटमेंट से कई बार देखने को मिला है कि वो बार बार भारत की तारीफ करता है, भारत की आर्मी की तारीफ करता है, भारत के सिस्टम की तारीफ करता है और ये दर्शाना चाहता है कि इंडिया के साथ अगर रिलेशन अब के प्रधानमंत्री बना तो वो अच्छे रिलेशंस बनाएगा, चाहकर ऐसे सुधार करेगा ताकि प्रॉब्लम्स ना क्रिएट की जाए इंडिया के लिए। लेकिन वो वाली बात तब शुरू होती है जब एक वर्ड आता है अगर। वो कब आता है वर्ड कि अगर ऐसा हुआ तो ये सुधार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो फाइनली इस बात पर एक चीज समझ गए कि ये दो देशों के बीच के रिलेशंस खत्म करने के लिए सबसे पहले टेररिज्म को खत्म करना पड़ेगा। उसके हालात अभी पाकिस्तान के हैं नहीं। आर्मी का स्टैंड हटाना पड़ेगा, आर्मी को मेन रोल से हटाना पड़ेगा और आर्मी को केवल वो रोल देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट चाहती है। ये वो कर नहीं सकते हैं। तीसरा, डोमेस्टिक पॉलिसीज को सुधारना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल पॉलिसीज के लिए काम आए। ये हो नहीं सकता तो फिर रिलेशंस पॉसिबल हो नहीं सकते। यहां पे सारी बात खत्म हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं इसी बात पर कुछ और वर्ड्स की तरफ। यहाँ पे वोकैब ऑफ द डे है, यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए वर्ड लेकर आते हैं। यहां पर अंडरहैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं, एक प्लान बनाते हैं ताकि यहां पर सब कुछ शांत या सही तरीके से हैंडल किया जा सके। तो जिसे हम कहते हैं मैनोवर करना, और इसी की आवश्यकता है पाकिस्तान के अंदर। मैनोवर के बाद एक सब्टरफ्यूज है। इसका मतलब होता है एक सीक्रेट प्लान। सीक्रेट प्लान तो आप समझते होंगे ना, एक ऐसा तरीका जो बेईमानी और ठगी करके कुछ भी करके कहते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक अपना काम पूरा करना कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा वर्ड है स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके किसी से बेनिफिट उठाना। टेक एडवांटेज ऑफ समवन सिचुएशन। टेक एडवांटेज ऑफ समवन सिचुएशन, किसी की परिस्थिति का बेनिफिट उठाना। परिस्थितियों में अगर कोई है तो उसका बेनिफिट उठाना। कॉम्प्लिसिटी आप समझ सकते होंगे, मतलब मुद्दे की सीरियसनेस को। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल है, जिसे सिखाया या समझाया नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एक सवाल है, कोई भी चीज ऐसी है जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है मिराकुलस। मिराकुलस होता है जिसमें आप मिरेकल की बात करते हैं, जिसमें आप कहते हैं लक ने सपोर्ट कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। स्ट्यूपेंडियस स्ट्यूपिडिटी से रिलेटेड है। अपैलिंग होता है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो इनएफेबल वर्ड बनता है। इनएफेबल होता है जिसका मतलब कि आप किसी को क्या है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते परिस्थिति, जैसे पाकिस्तान की है बच्चा। ये वही वर्ड्स हैं जो आपके यूज होने थे इसमें। वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज, यानी कि बिलीफ का विरोध करना। बिलीफ कहते हैं दोस्तों किसी भी व्यक्ति की, देश की, धन की एक तरीके से मान्यता का, पॉपुलर बिलीफ का विरोध करना कि नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? पहला वर्ड है फिलिस्टीन। फिलिस्टीन होता है आर्ट और कल्चर का विरोध करना। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और कल्चर को पसंद ही नहीं करता, उसकी एक अपने लेवल की चीजें कि बस उसी को पसंद करेगा। आइकोनोक्लास्ट होता है किसी के बिलीफ्स को हटाना। इंपोस्टर पाखंडी को कहते हैं। कैनिबलिज्म कहते हैं नरभक्षी को। नरभक्षी उसको कहते हैं जो दोस्तों इंसान होकर इंसान का मीट खाता है, तो इसे हम कहते हैं नरभक्षी। नरभक्षी का दूसरा एक वर्ड आपने सुना होगा एंथ्रोपोफेगी। एंथ्रोपोफेगी का मतलब भी होता है मनुष्य होकर मनुष्य का मीट खाना या सेम प्रजाति का एक तरीके से फ्लैश को खाना पसंद करना। अगला वर्ड आता है हमारे पास डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को पकड़ना और बंद करना, किसी को पकड़ना और बंद कर देना। तो इंटरप्शन तो हो नहीं सकता बच्चा। इंटरप्शन क्या होता है? चलते हुए काम पे रोक टोक कर देना। रोक टोक कर देने के लिए वर्ड आता है इंटरप्शन। दूसरा वर्ड आता है इंटरोगेशन। पुलिस रोकती है ना जब इंटरोगेशन करती है, तो इंटर्नमेंट कहते हैं रोक देना। ऐसा ही होता है इंटर्नमेंट, उसको कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी से सीखने जाता है तो इंटर्न बनता है, उसका जूनियर बनता है। साइंस ऑफ द रेसेस, यानी कि साइंस
मनुष्य के, मैनकाइंड की बेसिकली साइंस जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं कि भाई उसकी रेस क्या थी, किस तरीके से आप उससे बड़े हैं। तो जब रेसेस की बात आती है तो जीनियोलॉजी होता है जीन्स की स्टडी, जीन्स की स्टडी, रेस की नहीं, केवल जीन्स की स्टडी। तो एक वर्ड आता है एथनोलॉजी, एथनोलॉजी किसे कहते हैं, एक तरीके से ह्यूमन रेस की स्टडी कर देना, ह्यूमन रेस की स्टडी कर देना। इसी में एक वर्ड आता है स्पिटियोलॉजी, फिलोसफी की स्टडी करना, एक ऐसी फिलोसफी जो नॉलेज में डील करती है, डीलिंग इन द नॉलेज, यानी कि उस समय के हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए जांचने की कोशिश करना। तो हमारा आंसर बन जाएगा। अगला वर्ड है वन हु हाइड्स अवे, एक ऐसा व्यक्ति जो छुप जाए शिप के अंदर ताकि रास्ता बने आराम से घूमने फिरने का, भटकने का। अब पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था, बहुत सारे लोग होते थे जो एक देश से दूसरे देश जाना चाहते थे। जैसे आज भी दोस्त क्या होता है, बहुत सारे लोग कनाडा जाना चाहते हैं, एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और उनके पास वीजा नहीं मिलता, तो बेसिकली वो डब्बों में, पैकेट में, मतलब बड़े बड़े बॉक्सेस में छुप कर निकलते हैं। तो ऐसे में छुप कर निकलने को स्टो अवे कहते हैं। छुप कर निकलने को स्टो अवे कहा जाता है, छुप कर निकलना। इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। कंपोजिटर क्या होता है, कंपोजिटर होता है जो एक तरीके से पोस्ट होती है, जो टेक्स्ट को अरेंज करता है कि कौन सा टेक्स्ट न्यूज़पेपर में सबसे पहले आएगा, कौन सा बाद में। स्टॉकर पीछा करने वाले को कहते हैं। शिपराइट होता है, एक वर्ड है शिपराइट, शिपराइट का मतलब होता है एक ऐसा कारपेंटर जो बनाता है लकड़ी के वेसल्स को ताकि उसे शिप का, एक तरीके से बड़ी बोट का रूप दिया जा सके। क्लूज अवेलेबल एट द सीन, यानी कि ऐसे कुछ क्लूज, एक तरीके से कहते हैं ना कि यहां पर काफी सारे क्लूज है। क्लूज का मतलब क्या होता है कि सबूत होना, सबूत होना क्राइम सीन पे, क्राइम सीन पे सबूत होने को कहते हैं सरकमस्टेंशियल, सरकमस्टेंशियल, ठीक है। क्लूज को कहते हैं डेरिवेटिव, आपने सुना होगा, डेरिवेटिव वर्ड्स के लिए भी होता है। इन्फेरेंशियल, सजेस्टिव ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फर्नीचर, पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून की बात हो रही है, I'm सॉरी, फॉर्च्यून की बात हो रही है कि ऐसा कोई सेक्शन जिसमें आपको अच्छा नसीब मिल जाए, कोई आपको दूसरा व्यक्ति आपकी पढ़ाई का, लाइफ का खर्चा उठाए, तो उसे हम कहते हैं बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, एक ऐसा सेक्शन जिसे हम कहते हैं जिसके अंदर आपको पैसा मिले ऐसी परिस्थितियों से, पैसा मिले ऐसी परिस्थितियों से जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जब उम्मीद नहीं की जा सकती तो पहला वर्ड है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम होता है ऑनर में मिलने वाला पैसा, ऑनर में मिलने वाला पैसा। जब हम कहते हैं ना भाई ये तो ऑनर में मिल रहा है पैसा, यानी कि हमें काम करना नहीं है, पैसा मिलना ही मिलना है ऑनर में, ठीक है। और ऑनर में काम करने वाले में कम मिले ज्यादा मिले नहीं पता। सिनेक्योर होता है कम जॉब पैसा ज्यादा, ठीक है जी। ऐसा ही वर्ड आता है प्रिक्विजिट, प्रिक्विजिट होता है एक तरीके से ऐसी सैलरी जो आपको उम्मीद नहीं है लेकिन मिल जाती है, उम्मीद नहीं है मिल जाता है पैसा, उसे हम कहते हैं। अगला वर्ड है प्रीरोगेटिव, यानी किसी चीज से बेनिफिट उठाना, उसकी सोशल पोजीशन का, किसी दूसरे के वैल्यूज से बेनिफिट उठाना। कहते हैं ना चाचा विधायक है तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एनिमल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, एनिमल ऑफ पर्टिकुलर रीजन के लिए वर्ड आता है फोना, ऐसा वर्ड आता है फोना, यानी एनिमल्स के लिए, फ्लोरा प्लांट्स के लिए आता है। तो आज की क्लास में हमने काफी सारे वर्ड सीखे हैं, इनको रिवाइज करते रहिए ताकि धीरे धीरे ये वोकैबुलरी आपकी और स्ट्रांग हो जाए। तो इसी पॉइंट के साथ, इसी नोट के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।